खुशामदीद। ऑडियो बुक्स हिंदी उर्दू में आपका स्वागत है। और आज जो कहानी हम सुनने जा रहे हैं उसका नाम है घास वाली और इसके लेखक हैं मुंशी प्रेमचंद। तो आइए शुरू करते हैं। मूलिया हरी हरी घास का गट्ठर लेकर आई तो उसका गोरा रंग गुस्से या घबराहट से लाल हो रहा था और उसकी बड़ी बड़ी नसीली आंखों में डर साफ दिख रहा था। महावीर ने उसका लाल चेहरा देखकर पूछा, क्या बात है मूलिया, आज तबीयत कैसी है? मूलिया ने कोई उत्तर नहीं दिया और उसकी आंखों में आंसू भर आए। महावीर ने पास आकर पूछा, क्या बात हुई है, बताती क्यों नहीं? क्या किसी ने कुछ कहा है या मां ने डांटा है? तुम इतनी दुखी क्यों हो? मूलिया ने सिसकते हुए कहा, कुछ नहीं हुआ, मैं तो ठीक हूँ। महावीर ने मूलिया को ऊपर से नीचे तक गौर से देखा और कहा, चुपचाप रोती रहोगी या बतलाओगी भी कि क्या हुआ है? मूलिया इस बंजर इलाके में गुलाब के फूल जैसी सुंदर थी। उसका रंग गोरा था और आंखें हिरन जैसी चंचल, सुडौल, ठुड्डी और गालों पर हल्की सी लाली थी। उसकी पलकें बड़ी और नुकीली थीं और आंखों में एक अजीब सी नमी रहती थी जिससे उसकी अनकही तकलीफ और गहरा दुख साफ छलकता था। समझ नहीं आता था कि दलितों के इस साधारण घर में वह अप्सरा जैसी सुंदर लड़की कहाँ से आ गई। क्या उसका कोमल शरीर इस लायक था कि वह सिर पर घास की टोकरी रखकर उसे बेचने जाए? उस गांव में ऐसे लोग भी थे जो उसकी राह में आंखें बिछाए रहते थे, उसकी एक झलक पाने के लिए तरसते थे। अगर वह उनसे एक शब्द भी बोल देती तो वे खुद को धन्य मान लेते। लेकिन उसे आए हुए साल भर से ज्यादा का समय हो गया था, पर किसी ने भी उसे दूसरे युवकों की ओर देखते हुए या बातें करते हुए नहीं देखा था। जब वह घास लेकर निकलती तो ऐसा लगता मानो सुबह की सुनहरी रोशनी अपनी चमक बिखेरती हुई जा रही हो। उसे देखकर कोई गाने गाता तो कोई अपना दिल थाम लेता, पर मूलिया हमेशा नजरें नीची करके अपने रास्ते चली जाती। लोग हैरान होकर कहते, इतना घमंड, महावीर में ऐसी क्या खास बात है? वह ना तो बहुत सुंदर जवान है और ना ही बहुत आकर्षक। पता नहीं मूलिया उसके साथ कैसे रहती है। मगर आज ऐसी बात हो गई थी जो उसकी बिरादरी की दूसरी युवतियों के लिए शायद एक गुप्त इशारा या संदेश होती थी, लेकिन मूलिया के लिए वह दिल में चुभने वाले कांटे की तरह थी। सुबह का समय था, ठंडी हवा आम के फूलों की खुशबू से महक रही थी और सूरज की रोशनी धरती पर सोने की तरह बिखरी हुई थी। मूलिया सिर पर टोकरी रखकर घास छीलने निकली तो उसका सांवला गोरा रंग सुबह की सुनहरी किरणों में सोने की तरह चमक उठा। अचानक सामने से युवक चैन सिंह आता दिखाई दिया। मूलिया ने चाहा कि वह बगल से बचकर निकल जाए, लेकिन चैन सिंह ने उसका हाथ पकड़ लिया और बोला, मूलिया, क्या तुझे मुझ पर थोड़ी भी दया नहीं आती? मूलिया का वह कोमल चेहरा गुस्से से आग की तरह लाल हो उठा। वह ना तो डरी और ना ही घबराई। उसने घास की टोकरी जमीन पर गिरा दी और बोली, मेरा हाथ छोड़ दो वरना मैं शोर मचा दूंगी। चैन सिंह को आज अपनी जिंदगी में एक नया अनुभव हुआ। वह सोचता था कि गरीब और छोटी जाति की सुंदर लड़कियों का काम ही क्या है सिवाय इसके कि वो ऊंची जाति के लोगों के मनोरंजन का साधन बने। उसने पहले भी कई बार ऐसी लड़कियों को अपनी जाल में फंसाया था, लेकिन आज मूलिया के चेहरे का वह बदला हुआ रंग, उसका गुस्सा और उसका आत्मसम्मान देखकर चैन सिंह के होश उड़ गए। उसने शर्मिंदा होकर मूलिया का हाथ छोड़ दिया। मूलिया तेजी से वहां से आगे बढ़ गई। जैसे लड़ाई के समय चोट का दर्द महसूस नहीं होता लेकिन बाद में उसका दर्द उभरने लगता है, वैसे ही जब मूलिया कुछ दूर निकल गई तब उसे गुस्सा, डर और अपनी मजबूरी का एहसास हुआ। उसकी आंखों में आंसू भर आए। उसने कुछ देर तक तो खुद को रोका, फिर वह सिसक सिसक कर रोने लगी। वह सोचने लगी कि अगर वह इतनी गरीब ना होती तो किसी की हिम्मत नहीं होती कि इस तरह उसकी बेइज्जती करता। वह रोती जा रही थी और साथ साथ घास भी छीलती जा रही थी। वह अपने पति महावीर के गुस्से को अच्छी तरह जानती थी। अगर वह उसे सब कुछ सच बता देती तो महावीर उस ठाकुर चैन सिंह की जान लेने पर उतारू हो जाता। फिर न जाने क्या अनर्थ हो जाता। इस डर के विचार से वह कांप उठी। इसीलिए उसने महावीर के पूछने पर भी कोई जवाब नहीं दिया। अगले दिन मूलिया घास काटने नहीं गई। उसकी सास ने पूछा, तू क्यों नहीं जा रही? बाकी सब औरतें तो चली गईं। मूलिया ने नजरें नीची करके कहा, मैं अकेले नहीं जाऊंगी। सास ने गुस्से में कहा, अकेले तुझे क्या कोई शेर उठा ले जाएगा? मूलिया ने अपना सिर और भी झुका लिया और बहुत धीमी आवाज में बोली, सब लोग मुझे रास्ते में परेशान करते हैं। सास ने उसे डांटते हुए कहा, ना तू औरों के साथ जाएगी ना अकेली जाएगी, तो फिर जाएगी कैसे? तू साफ साफ क्यों नहीं कहती कि तुझे काम पर नहीं जाना? याद रख, मेरे घर में तू रानी बनकर नहीं रह पाएगी। किसी को किसी का रूप प्यारा नहीं होता, सबको काम प्यारा होता है। अगर तू बहुत सुंदर है तो क्या मैं तेरी सुंदरता को चाटूं? चुपचाप टोकरी उठा और घास लेकर आ।
दरवाजे पर नीम के पेड़ की छाया में महावीर खड़ा अपने घोड़े को साफ कर रहा था। उसने मुलिया को दुखी चेहरे के साथ जाते देखा, पर वह कुछ कह नहीं पाया। अगर उसके हाथ में होता तो वह मुलिया को बहुत लाड़ प्यार से घर में ही रखता और उसे बाहर न जाने देता, लेकिन घोड़े का पेट भरना भी तो जरूरी था। अगर वह बाजार से घास खरीद कर लाता तो रोज कम से कम 12 आने 1 रुपया के आसपास खर्च हो जाते। इतनी तो कमाई भी नहीं होती थी। मुश्किल से दिन भर में 1.5-2 रुपये मिलते थे, और वे भी हर दिन नहीं मिलते थे। जब से ये सत्यानाशी बसें चलने लगी हैं, तांगे वालों का काम चौपट हो गया था। कोई मुफ्त में भी तांगे पर बैठने को तैयार नहीं होता था। उसने कर्ज लेकर घोड़ा और तांगा खरीदा था, पर बसों के सामने तांगे को अब पूछता ही कौन है। कमाई इतनी कम थी कि साहूकार का ब्याज भी नहीं चुका पा रहा था। असल पैसे चुकाना तो दूर की बात थी। उसने मुलिया का दुख समझकर दिखावे के लिए ही कहा, अगर मन ना हो तो रहने दो, जो होगा देखा जाएगा। पति की इस हमदर्दी और प्यार भरी बात से मुलिया का मन खुश हो गया। वो बोली, अगर मैं नहीं जाऊंगी तो घोड़ा क्या खाएगा। आज मुलिया ने कल वाला रास्ता छोड़ दिया और खेतों की पगडंडियों से होती हुई चलने लगी। वह बार बार सावधानी से इधर उधर देख रही थी। रास्ते के दोनों तरफ गन्ने के ऊंचे ऊंचे खेत थे। जरा सी भी आहट होती तो वह डर के मारे सहम जाती कि कहीं कोई गन्ने के खेतों में छिपा ना बैठा हो, मगर आज कोई अनहोनी नहीं हुई। गन्ने के खेत और आमों का बाग पीछे छूट गए और अब सिंचाई किए हुए खेत दिखाई देने लगे। दूर एक कुएं पर पानी निकालने का रहट चल रहा था। खेतों की मेड़ों पर ताजी हरी घास उगी हुई थी, जिसे देखकर मुलिया का मन ललचा गया। उसने सोचा कि यहाँ आधे घंटे में जितनी घास मिल जाएगी उतनी सूखे मैदानों में दोपहर तक भी नहीं मिलेगी, और यहाँ उसे देखने वाला भी कोई नहीं है। मुलिया ने सोचा कि अगर कोई चिल्लाएगा या मना करेगा तो वह वहाँ से चली जाएगी। ये सोचकर वे बैठकर घास छीलने लगी, और देखते ही देखते 1 घंटे में उसकी टोकरी आधे से ज़्यादा भर गई। वह अपने काम में इतनी खोई हुई थी कि उसे पता ही नहीं चला कि चैन सिंह कब वहाँ आ गया। अचानक किसी के कदमों की आहट पाकर जब उसने सिर उठाया तो सामने चैन सिंह को खड़ा पाया। मुलिया बुरी तरह डर गई। उसका मन हुआ कि वह तुरंत वहाँ से भाग जाए, अपनी टोकरी वहीं पलट दे और खाली हाथ ही घर चली जाए। लेकिन चैन सिंह ने कुछ ही दूर पर रुक कर कहा, डरो मत, भगवान गवाह है, मैं तुझसे कुछ नहीं कहूँगा। जितनी मर्जी उतनी घास छील ले, ये मेरा ही खेत है। मुलिया के हाथ एकदम बेजान हो गए। उसकी खुरपी हाथ में ही ठिठक कर रह गई और उसे सामने घास दिखाई देना भी बंद हो गई। उसका मन करने लगा कि काश जमीन फट जाए और वह उसमें समा जाए। घबराहट के मारे उसकी आंखों के सामने सब कुछ घूमने लगा। चैन सिंह ने उसे हिम्मत देते हुए कहा, घास छीलती क्यों नहीं? मैं तुम्हें कुछ कह थोड़ी रहा हूँ। तुम रोज यहीं आ जाया करो, बल्कि मैं खुद तुम्हें घास छील कर दे दिया करूंगा। मुलिया किसी मूर्ति की तरह चुपचाप बैठी रही। चैन सिंह ने एक कदम और आगे बढ़ाया और बोला, तू मुझसे इतना डरती क्यों है? क्या तुझे लगता है कि मैं आज भी तुझे परेशान करने आया हूँ? भगवान गवाह, कल भी तुझे तंग करने के इरादे से मैंने तेरा हाथ नहीं पकड़ा था। चैन सिंह ने कहा, तुझे देखकर अपने आप ही मेरे हाथ पड़ गए। मुझे होश ही नहीं रहा कि मैं क्या कर रहा हूँ। जब तू वहां से चली गई तो मैं वहीं बैठकर घंटों रोता रहा। मेरा मन कर रहा था कि अपना हाथ ही काट डालूं या जहर खाकर जान दे दूं। तभी से मैं तुझे ढूंढ रहा हूँ। अच्छा हुआ कि आज तू इस रास्ते आ गई। मैं तुझे ढूंढने के लिए पूरा इलाका छानता हुआ यहाँ आ पहुंचा हूँ। अब तेरा मन जो चाहे मुझे सजा दे। अगर तू मेरा सिर भी काट लेगी तो भी मैं उफ तक नहीं करूँगा। मैं पहले आवारा और बुरा आदमी था, लेकिन जब से तुझे देखा है मेरे मन की सारी बुराई खत्म हो गई है। अब तो बस यही मन करता है कि तेरा कुत्ता बन जाऊं और तेरे पीछे पीछे चलूं, या तेरा घोड़ा बन जाऊं, ताकि कम से कम तू अपने हाथों से मेरे सामने घास तो डालती। मेरी सबसे बड़ी इच्छा यही है कि किसी तरह मेरा ये शरीर तेरे काम आ सके। चैन सिंह ने आगे कहा, मेरी जवानी बेकार जाए अगर मैं किसी गलत इरादे से ये बातें कर रहा हूँ। महावीर बहुत भाग्यशाली था जिसे तुम्हारी जैसी देवी जैसी पत्नी मिली। मुलिया चुपचाप उसकी बातें सुनती रही, फिर सिर झुकाकर बड़ी सादगी से बोली, तो फिर तुम मुझसे चाहते क्या हो? चैन सिंह और पास आकर बोला, बस मैं चाहता हूँ कि तुम मुझ पर थोड़ी कृपा रहो। मुलिया ने सिर उठाकर उसकी तरफ देखा। अब उसके मन से झिझक और शर्म गायब हो चुकी थी। उसने कड़वे शब्दों में पूछा, मैं तुमसे एक बात पूछती हूँ, क्या तुम बुरा तो नहीं मानोगे? तुम्हारी शादी हो चुकी है या नहीं? चैन सिंह ने हिचकिचाते हुए धीमी आवाज में कहा, शादी तो हो गई है, पर वह शादी क्या है, बस एक दिखावा और खिलवाड़ है। मुलिया के चेहरे पर तिरस्कार भरी मुस्कान आ गई और वह बोली, अगर मेरा पति तुम्हारी पत्नी से इसी तरह की बातें करता तो तुम्हें कैसा लगता? क्या तुम उसकी जान लेने पर उतारू नहीं हो जाते? सच सच बताओ,
तुम क्या समझते हो कि महावीर अगर छोटी जाति का है तो उसके शरीर में खून नहीं है? क्या उसे शर्म नहीं आती या उसे अपनी इज्जत का ख्याल नहीं है? तुम्हें मेरा रूप रंग पसंद है, लेकिन क्या नदी के किनारे मुझसे कहीं ज़्यादा सुंदर औरतें नहीं घुमा करती? मैं तो उनके पैरों की धूल के बराबर भी नहीं हूँ। तुम उनमें से किसी से हमदर्दी या दया क्यों नहीं मांगते? क्या उनके दिल में दया नहीं है? लेकिन तुम वहाँ नहीं जाओगे क्योंकि वहाँ जाते हुए तुम्हारे पैर कांपते हैं। तुम्हें मुझसे दया इसलिए मांग रहे हो क्योंकि मैं एक दलित हूँ, छोटी जाति की हूँ। तुम्हें लगता है कि छोटी जाति की औरत थोड़ी सी धमकी या थोड़े से लालच से तुम्हारे बस में आ जाएगी। ये तो बहुत सस्ता सौदा है। तुम ठाकुर हो ना, भला ऐसा सस्ता फायदा क्यों छोड़ने लगे? चैन सिंह ने शर्मिंदा होकर कहा, मुलिया ऐसी बात नहीं है, मैं सच कह रहा हूँ। इसमें ऊंच नीच का कोई लेना देना नहीं है। मेरी नज़र में सब इंसान बराबर हैं। मैं तो तुम्हारे पैरों पर अपना सिर रखने के लिए भी तैयार हूँ। मुलिया ने जवाब दिया, तुम ऐसा इसलिए कह रहे हो क्योंकि तुम जानते हो कि मैं तुम्हारा कुछ बिगाड़ नहीं सकती। जरा जाकर किसी ऊंची जाति की औरत के पैरों में सिर रखकर देखो, तब तुम्हें पता चलेगा कि ऐसा करने पर क्या अंजाम होता है। फिर यह सिर तुम्हारे कंधों पर सुरक्षित नहीं रहेगा। चैन सिंह शर्म के मारे पानी पानी हो गया। उसका चेहरा ऐसा उतर गया और सूख गया जैसे वह महीनों से बीमार रहा हो। उसके मुंह से एक शब्द भी नहीं निकल रहा था। उसे अंदाजा भी नहीं था कि मुलिया बोलने में इतनी चतुर और निडर है। मुलिया ने आगे कहा, मैं भी रोज बाजार जाती हूँ और बड़े घरों की सारी सच्चाई जानती हूँ। मुझे किसी एक ऐसे बड़े खानदान का नाम बता दो जहाँ घर के नौकरों या बाहरी आदमियों का आना जाना ना हो। ये सब बड़े घर के लोगों के तमाशे हैं और उन घरों की औरतें जो कुछ भी करती हैं सही करती हैं, क्योंकि उनके पति भी तो छोटी जाति की औरतों के पीछे भागते फिरते हैं। हिसाब बराबर हो जाता है। लेकिन हम जैसे गरीब लोगों के लिए ये सब बातें नहीं हैं। मेरे पति के लिए इस दुनिया में जो कुछ भी हूँ बस मैं ही हूँ। वह किसी दूसरी औरत की तरफ आंख उठाकर भी नहीं देखता। ये तो बस किस्मत की बात है कि मैं थोड़ी सुंदर हूँ, लेकिन अगर मैं काली और बदसूरत भी होती तब भी वह मुझे इसी तरह प्यार और सम्मान से रखता। मुझे इस बात का पूरा भरोसा है। मैं भले ही छोटी जाति की हूँ, लेकिन इतनी गिरी हुई नहीं हूँ कि मैं अपने पति के भरोसे का जवाब धोखे से दूं। मुलिया ने आगे कहा, हाँ, अगर वह अपनी मनमानी करने लगे और मुझे जानबूझकर दुख देने लगे तो मैं भी वैसा ही करूंगी। तुम तो सिर्फ मेरी सुंदरता के दीवाने हो ना। अगर आज मुझे चेचक निकल आए और मैं बदसूरत या कानी हो जाऊं तो तुम मेरी तरफ देखोगे भी नहीं। सच बताओ, क्या मैं गलत कह रही हूँ? चैन सिंह इस बात से इनकार नहीं कर सका और चुप रहा। मुलिया ने उसी गर्व और आत्मविश्वास के साथ कहा, लेकिन अगर मेरी एक नहीं बल्कि दोनों आंखें भी खराब हो जाएं तब भी मेरा पति मुझे उतने ही सम्मान से अपने साथ रखेगा। वो खुद मुझे सहारा देगा और खिलाएगा पिलाएगा। तुम चाहते हो कि मैं एक ऐसे नेक इंसान को धोखा दूं? जाओ, अब आज के बाद मुझे कभी परेशान मत करना, वरना अंजाम अच्छा नहीं होगा। जवानी का असली मतलब जोश, ताकत, दया, हिम्मत, खुद पर भरोसा और सम्मान है। यानी वो सब जो जिंदगी को नेक, साफ सुथरा और पूरा बनाता है। लेकिन जवानी का नशा अलग चीज है। वह घमंड, बेरहमी, स्वार्थ, दिखावा, वासना, कड़वाहट लाता है जो इंसान को जानवर जैसा बनाकर पतन की ओर ले जाता है। चैन सिंह पर जवानी का बहुत बुरा नशा सवार था। मुलिया की तीखी और सच्ची बातों ने उसके उस नशे को वैसे ही उतार दिया जैसे उबलती हुई चाशनी में पानी के छींटे पड़ते ही झाग और गंदगी साफ हो जाती है और शुद्ध रस निकल आता है। अब चैन सिंह के मन से वह बुरा नशा गायब हो गया और सिर्फ जवानी की अच्छाइयां बच रहीं। एक स्त्री के शब्द जितनी आसानी से किसी का धर्म और ईमान बिगाड़ सकते हैं, उतनी ही आसानी से वे किसी गिरे हुए इंसान को सुधार भी सकते हैं। चैन सिंह उस दिन के बाद से बिल्कुल बदल गया। पहले उसे बहुत जल्दी गुस्सा आ जाता था। बात बात पर मजदूरों को गालियां देना, डांटना और मारना उसकी आदत बन चुकी थी। कर्जदार और किसान उससे बहुत डरते थे। मजदूर उसे आता देखकर डर के मारे जल्दी जल्दी काम करने लगते, लेकिन जैसे वे वहां से जाता वे काम छोड़कर चिलम पीने लगते थे। सब मन ही मन उससे नफरत करते थे और उसे बुरा भला कहते थे। मगर उस दिन के बाद से चैन सिंह इतना दयालु, शांत, सहनशील हो गया कि लोग हैरान रह गए। कुछ दिन बीत गए। एक दिन शाम के समय चैन सिंह अपने खेत देखने गया। कुएं से पानी निकाला जा रहा था। उसने देखा कि एक जगह से नाली टूट गई है और सारा पानी बेकार बह रहा है। खेतों की क्यारियों तक पानी पहुंच ही नहीं रहा था, लेकिन वहां क्यारियां बनाने वाली बुढ़िया चुपचाप बैठी थी। उसे इस बात की कोई परवाह नहीं थी कि पानी खेतों में क्यों नहीं आ रहा है। पहले ऐसी लापरवाही देखकर चैन सिंह अपने गुस्से पर काबू नहीं रख पाता था। वो उस औरत की उस दिन की मजदूरी काट लेता।
और पानी निकालने वालों को खूब डांटता फटकारता, पर आज उससे बिल्कुल गुस्सा नहीं आया। उसने खुद मिट्टी उठाकर नाली बंद कर दी और खेत में जाकर बुढ़िया से कहा, तू यहाँ बैठी है और सारा पानी बेकार बह रहा है। बुढ़िया डर कर घबराते हुए बोली, हे राजा, अभी नाली टूट गई होगी, मैं अभी जाकर उसे बंद कर देती हूँ। ये कहते हुए वो डर के मारे कांपने लगी। चैन सिंह ने उसे तसल्ली देते हुए कहा, डरो मत, भागो नहीं, मैंने नाली बंद कर दी है। तुम्हारे पति बुढ़ाऊ कई दिनों से दिखाई नहीं दिए, क्या वे कहीं काम पर जा रहे हैं या नहीं? बुढ़िया बहुत खुश होकर बोली, आजकल तो वे खाली ही बैठे हैं बेटा, कहीं कोई काम नहीं मिल रहा। चैन सिंह ने बहुत नरमी से कहा, तो उन्हें हमारे यहाँ काम पर भेज दो, थोड़ा रस्सी बनाने वाला रेसा रखा है, वो उसे काट दिया करेंगे। ये कहते हुए चैन सिंह कुएं की तरफ चला गया। वहाँ पानी निकालने के लिए 4 रहट चल रहे थे, लेकिन उस समय 2 मजदूर बेर खाने के लिए कहीं गए हुए थे। चैन सिंह को अचानक वहाँ आया देखकर बाकी मजदूरों के हाथ पांव फूल गए। वे सोचने लगे कि जब ठाकुर पूछेंगे कि वे दोनों आदमी कहाँ गए तो क्या जवाब देंगे। अब तो सबकी डांट पड़ेगी। वे सब मन ही मन बहुत डर रहे थे। चैन सिंह ने पूछा, वे दोनों कहाँ चले गए? डर के मारे किसी के मुंह से आवाज नहीं निकली। तभी सामने से वे दोनों मजदूर अपनी धोती के कोने में बेर भरे हुए आते दिखाई दिए। वे दोनों मजे से बातें करते हुए आ रहे थे, लेकिन जैसे ही उनकी नजर चैन सिंह पर पड़ी, उनके होश उड़ गए। डर के मारे उनके कदम भारी हो गए। अब ना तो आगे आते बनता था उनसे और ना ही वापस भागते। दोनों समझ गए कि आज तो भारी डांट पड़ेगी और शायद मजदूरी भी काट ली जाए। उनकी चाल धीमी पड़ गई। तभी चैन सिंह ने उन्हें आवाज दी, चले आओ, कैसे बेर हैं, जरा मुझे भी दिखाओ, मेरे ही पेड़ के हैं ना? चैन सिंह ने दोबारा कहा, जल्दी आओ भाई, सारे पके पके बेर मैं ले लूंगा। तुम में से कोई एक आदमी दौड़कर घर से थोड़ा नमक ले आओ। बाकी दोनों मजदूरों से कहा, तुम दोनों भी यहाँ आ जाओ, उस पेड़ के बेर बहुत मीठे होते हैं, सब मिलकर बेर खा लो, काम तो फिर करना ही है। अब उन दोनों भागने वाले मजदूरों की हिम्मत बढ़ी। सबने अपने अपने बेर चैन सिंह के सामने रख दिए और अच्छे अच्छे बेर चुनकर उसे देने लगे। एक आदमी नमक लेने भागा। करीब आधे घंटे तक पानी निकालने का काम बंद रहा। जब सबने बेर खा ली और ठाकुर जाने लगा तो उन दोनों मजदूरों ने हाथ जोड़कर कहा, मालिक आज हमें माफ कर दीजिए, बहुत तेज भूख लगी थी इसलिए चले गए, वरना कभी काम छोड़कर न जाते। चैन सिंह ने बहुत प्यार से जवाब दिया, तो इसमें क्या बुराई है, मैंने भी तो तुम्हारे साथ बेर खाए, बस आधे 1 घंटे का नुकसान ही तो हुआ ना। अगर तुम चाहोगे तो घंटे भर का काम आधे घंटे में पूरा कर दोगे, और अगर तुम्हारा मन नहीं होगा तो दिन भर में भी 1 घंटे का काम नहीं हो पाएगा। चैन सिंह के जाने के बाद चारों मजदूर आपस में बात करने लगे। एक ने कहा, मालिक अगर इसी तरह व्यवहार करें तो काम करने में मन लगता है, यह नहीं कि हर समय सिर पर सवार रहकर डांटते रहें। दूसरा बोला, मैंने तो सोचा था कि आज वे हमें कच्चा ही चबा जाएंगे। तीसरा बोला, मैं कई दिनों से देख रहा हूं, उनका स्वभाव काफी नरम हो गया है। चौथा शंका करता हुआ बोला, शाम को जब पूरी मजदूरी मिल जाए तब मानना। पहला बोला, तुम तो बिल्कुल बुद्धू इंसान हो, इंसान का चेहरा देखकर उसका इरादा नहीं पहचान पाते। दूसरा बोला, अब हम खूब मन लगाकर काम करेंगे। तीसरा बोला, और क्या, जब उन्होंने सब कुछ हमारे भरोसे छोड़ दिया है तो हमारा भी फर्ज बनता है कि काम में कोई कमी ना रखें। चौथा फिर भी शक करते हुए बोला, मुझे तो भाई ठाकुर पर अब भी यकीन नहीं हो रहा। एक दिन चैन सिंह को किसी काम से कचहरी जाना था। वहां से घर की दूरी 5 मील थी। वैसे तो वे हमेशा अपने घोड़े पर सवार होकर जाता था, पर आज धूप बहुत तेज थी तो उसने सोचा कि तांगे पर चला जाए। उसने महावीर को संदेश भिजवाया कि वे उसे साथ ले चले। सुबह करीब 9 बजे महावीर ने बाहर से आवाज दी। चैन सिंह तैयार ही था। वह तुरंत तांगे पर बैठ गया, मगर महावीर का घोड़ा बहुत कमजोर हो गया था। तांगे की बैठने वाली गद्दी बहुत गंदी और फटी हुई थी और सारा सामान इतना पुराना खराब हो चुका था कि चैन सिंह को उस पर बैठने में शर्म आने लगी। उसने पूछा, महावीर ये सब सामान इतना खराब क्यों हो रहा है? तुम्हारा घोड़ा तो कभी इतना दुबला नहीं था, क्या आजकल सवारियां कम मिल रही हैं? महावीर ने जवाब दिया, नहीं मालिक, सवारियों की कमी नहीं है, लेकिन इन गाड़ियों के सामने अब तांगों को कोई पूछता ही नहीं है। कहाँ पहले मैं रोज 2-3 रुपए कमाकर घर लौटता था और कहाँ अब दिन भर में 1.25 रुपया भी नहीं मिल पाता। समझ नहीं आता कि जानवर को क्या खिलाऊं और खुद क्या खाऊं। मैं बहुत बड़ी मुसीबत में फंस गया हूँ। महावीर ने आगे कहा, सोचता हूँ ये तांगा और घोड़ा बेच दूं और आप जैसे लोगों के यहाँ मजदूरी कर लूं, पर कोई खरीदने वाला ही नहीं मिलता। कम से कम बाहर आने तो सिर्फ घोड़े के दाने के लिए चाहिए और घर का
खर्चा और घास का खर्चा अलग से। जब अपना ही पेट नहीं भर रहा तो जानवर को ख्याल कैसे रखूं? चैन सिंह ने महावीर के फटे हुए कुर्ते की ओर देखते हुए पूछा। तुम थोड़ी बहुत खेती क्यों नहीं कर लेते? महावीर ने सिर झुकाकर कहा। खेती के लिए बहुत मेहनत और ताकत चाहिए मालिक। मैंने तो यही तय किया था कि अगर कोई ग्राहक मिल जाए तो इस तांगे को जैसे तैसे कम दाम में ही बेच दूं, फिर खुद घास छीलकर बाजार में बेचा करूंगा। आजकल मेरी माँ और पत्नी मुलिया दोनों घास छीलती हैं, तब जाकर कहीं 10-12 आने हाथ आते हैं। चैन सिंह ने पूछा। तो क्या तुम्हारी माँ बुढ़िया बाजार जाती होगी? महावीर ने शर्माते हुए कहा। नहीं भैया, वे बेचारी इतनी दूर पैदल नहीं चल सकती। मेरी पत्नी ही बाजार जाती है। वे दोपहर तक घास छीलती है और फिर तीसरे पहर उसे बेचने बाजार जाती है। वहां से लौटते लौटते उसे रात हो जाती है। वो पूरी तरह थक कर चूर हो जाती है, पर क्या करूं, अपनी किस्मत से कैसे लड़ूं? चैन सिंह कचहरी पहुंच गए और महावीर सवारियों की तलाश में अपने तांगे को शहर की तरफ ले गया। चैन सिंह ने उसे शाम 5 बजे वापस आने को कह दिया था। करीब 4 बजे चैन सिंह कचहरी के काम से खाली होकर बाहर निकले। अहाते में पान की एक दुकान थी और थोड़ी दूर पर बरगद का एक घना पेड़ था, जिसकी छाया में बहुत सारे तांगे और गाड़ियां खड़ी थीं। वहां घोड़ों को आराम देने के लिए खोल दिया गया था। वकीलों और अफसरों की सवारियां अक्सर वहीं रुकती थीं। चैन सिंह ने पानी पिया, पान खाया और सोचने लगे कि अगर कोई गाड़ी मिल जाए तो शहर की तरफ घूम आए। तभी अचानक उनकी नजर एक घास बेचने वाली पर पड़ी। वे सिर पर घास की टोकरी रखे घोड़ों की देखभाल करने वालों से दाम तय कर रही थी। चैन सिंह का दिल जोर से धड़कने लगा। वह मुलिया थी। वह गुलाबी साड़ी पहने सजी धजी खड़ी गाड़ी चलाने वालों से मोल भाव कर रही थी। वहां कई कोचवान इकट्ठा हो गए थे। उनमें से कोई मुलिया से मजाक कर रहा था, कोई उसे घूर रहा था तो कोई उसे देखकर हंस रहा था। एक काले रंग के तांगे वाले ने कहा, मुलिया तेरी घास की कीमत ज्यादा से ज्यादा 6 आने है। मुलिया ने अपनी नशीली आंखों से उसकी ओर देखकर कहा, अगर 6 आने में ही लेनी है तो सामने दूसरी घास बेचने वाली औरतें बैठी हैं, उनके पास चले जाओ, शायद 2-4 पैसे कम में ही मिल जाए, लेकिन मेरी घास तो 12 आने से कम में नहीं जाएगी। तभी एक बड़ी गाड़ी के ऊपर बैठे एक उम्रदराज कोचवान ने कहा, मुलिया अभी तेरा वक्त है, तू 12 आने क्या 1 रुपया मांग। लेने वालों को मजबूरी में लेना ही पड़ेगा। वकीलों को बाहर आने दे, अब ज्यादा देर नहीं है। एक गुलाबी पगड़ी वाले तांगे वाले ने मजाक करते हुए कहा, देखो बुड्ढे के मुंह में पानी भराया, अब मुलिया भला किसी और की तरफ क्यों देखेगी? चैन सिंह को ये सब देखकर इतना गुस्सा आ रहा था कि मन कर रहा था कि इन दुष्टों को जूतों से पीटे। वे सब किस तरह मुलिया को एकटक घूर रहे थे, जैसे उसे अपनी आंखों से ही पी जाएंगे। और चैन सिंह को इस बात पर भी हैरानी थी कि मुलिया यहाँ कितनी खुश दिख रही थी। वह ना तो शर्मा रही थी, ना हिचकिचा रही थी और ना ही किसी से दब रही थी। मुलिया वहां कितनी हंस हंस कर अपनी सुंदर आंखों से इशारे करके बार बार सिर से पल्लू खिसका कर और नखरे दिखाते हुए बातें कर रही थी। चैन सिंह ये देखकर हैरान था कि क्या ये वही मुलिया जो उस दिन खेत में शेरनी की तरह मुझ पर झपट पड़ी थी। तभी 4 बज गए। दफ्तर के कर्मचारियों और वकीलों की भीड़ बाहर निकलने लगी। कर्मचारी बसों की तरफ भागे और वकील अपनी गाड़ियों की ओर आए। तांगे वालों ने भी फुर्ती से अपने घोड़े गाड़ी में जोत लिए। कई शौकीन लोगों ने मुलिया को बड़ी दिलचस्पी से देखा और अपनी अपनी गाड़ियों में जाकर बैठ गए। अचानक मुलिया घास की टोकरी लेकर एक बड़ी गाड़ी के पीछे भागी। उस गाड़ी में अंग्रेजी स्टाइल के एक युवा वकील साहब बैठे थे। उन्होंने गाड़ी के पायदान पर घास रखवा ली और अपनी जेब से कुछ पैसे निकालकर मुलिया को दे दिए। मुलिया उन्हें देखकर मुस्कुराई और दोनों के बीच कुछ बातचीत भी हुई, जिसे चैन सिंह सुन नहीं पाए। पल भर में मुलिया खुश होकर अपने घर की ओर चल दी। चैन सिंह पान वाले की दुकान पर एकदम सुध बुध खोकर खड़े रहे। जब पान वाले ने अपनी दुकान समेटी, कपड़े बदले और केबिन का दरवाजा बंद करके नीचे आया, तब जाकर चैन सिंह का ध्यान टूटा। उन्होंने पूछा, क्या दुकान बंद कर दी? पान वाले ने हमदर्दी दिखाते हुए कहा, ठाकुर साहब इस बीमारी का इलाज करवाइए, ये ठीक नहीं है। चैन सिंह ने हैरान होकर पूछा, कैसी बीमारी? पान वाला बोला, कैसी बीमारी? आप आधे घंटे से यहाँ ऐसे खड़े हैं जैसे कोई मुर्दा खड़ा हो। पूरी कचहरी खाली हो गई, सारी दुकानें बंद हो गई, यहाँ तक कि सफाई वाले भी झाड़ू लाकर चले गए। क्या आपको कुछ पता चला? ये बहुत बुरी बीमारी है, जल्दी ही इसका इलाज करवा लीजिए। चैन सिंह ने अपनी छड़ी पकड़ी और गेट की ओर चले ही थे कि सामने से महावीर का तांगा आता हुआ दिखाई दिया। जब तांगा कुछ दूर निकल गया तो चैन सिंह ने पूछा, महावीर आज दिन भर में कितने पैसे कमाए? महावीर ने फीकी मुस्कान के साथ कहा, मालिक आज तो दिन भर बस खड़ा ही रह गया, किसी ने मुफ्त में भी सवारी के लिए नहीं पूछा। कमाई तो हुई नहीं, उल्टा 4 पैसे की बीड़ियां और पी गया। चैन सिंह ने थोड़ी देर सोचकर कहा, मेरी एक सलाह है, तुम मुझसे रोज 1 रुपया ले लिया करो।
बस शर्त यह है कि जब भी मैं बुलाऊं तुम तांगा लेकर आ जाया करो। ऐसा करने से तुम्हारी पत्नी को घास बेचने बाजार नहीं जाना पड़ेगा। बताओ तुम्हें मंजूर है? महावीर की आंखों में आंसू आ गए और उसने कहा, मालिक मैं आप ही का तो दिया खाता हूँ, मैं आपकी प्रजा हूँ, आपकी जब मर्जी हो मुझे बुलवा लीजिए, आपसे रुपए लेना। चैन सिंह ने उसकी बात बीच में ही काटते हुए कहा, नहीं, मैं तुमसे मुफ्त में काम नहीं लेना चाहता। तुम रोज मुझसे 1 रुपया ले जाया करो, बस अपनी पत्नी को घास बेचने बाजार मत भेजा करो। तुम्हारी इज्जत मेरी इज्जत है, और भी कभी रुपये पैसे की जरूरत पड़े तो बिना संकोच चले आया करना। हाँ, एक बात ध्यान रखना, मुलिया से इस बात का जिक्र भूलकर भी मत करना, इसकी कोई जरूरत नहीं है। कई दिनों के बाद शाम के समय मुलिया की मुलाकात चैन सिंह से हुई। चैन सिंह किसानों से लगान वसूल कर जल्दी जल्दी घर की ओर जा रहा था, तभी ठीक उसी जगह जहां उसने पहली बार मुलिया का हाथ पकड़ा था, उसे मुलिया की आवाज़ सुनाई दी। वह रुक गया और पीछे मुड़कर देखा तो मुलिया दौड़ती हुई आ रही थी। उसने पूछा, क्या बात है मुलिया, तुम क्यों दौड़ रही हो? मैं तो यहीं खड़ा हूँ। मुलिया ने हाँफते हुए कहा, मैं कई दिनों से तुमसे मिलना चाहती थी। आज जब तुम्हें आते देखा तो मैं पीछे दौड़ पड़ी। अब मैं घास बेचने बाजार नहीं जाती हूँ। चैन सिंह ने जवाब दिया, यह तो बहुत अच्छी बात है। मुलिया ने पूछा, क्या तुमने कभी मुझे घास बेचते हुए देखा है? चैन सिंह ने बोला, हाँ, एक दिन देखा था। क्या महावीर ने तुम्हें सब कुछ बता दिया? मैंने तो उससे मना किया था कि वह तुम्हें कुछ ना बताए। मुलिया बोली, वह मुझसे कोई बात नहीं छिपाता। दोनों कुछ पल के लिए चुपचाप खड़े रहे। समझ नहीं आ रहा था कि आगे क्या कहें। तभी अचानक मुलिया ने मुस्कुराते हुए कहा, यही वह जगह है जहाँ तुमने मेरा हाथ पकड़ा था। चैन सिंह ने शर्मिंदा होते हुए कहा, मुलिया उस बात को भूल जाओ, पता नहीं उस वक्त मुझ पर कैसा भूत सवार था। मुलिया ने भावुक होकर कहा, मैं उस बात को क्यों भूल जाऊं? अगर तुम उसी दिन पकड़ी गई मेरी बाह की लाज ही तो निभा रहे हो। गरीबी इंसान से क्या कुछ नहीं कराती, लेकिन तुमने मुझे बचा लिया। इसके बाद दोनों खामोश हो गए। थोड़ी देर बाद मुलिया ने फिर पूछा, जब तुमने मुझे बाजार में देखा था तो क्या तुमने सोचा था कि वहां गैर मर्दों के साथ हंसने बोलने का मैं आनंद ले रही थी? चैन सिंह ने पूरे यकीन के साथ कहा, नहीं मुलिया, मैंने एक पल के लिए भी ऐसा नहीं सोचा। मुलिया मुस्कुराकर बोली, मुझे तुमसे इसी उम्मीद की आशा थी और हमेशा रहेगी। हवा अब सींचे हुए खेतों में शांत होने लगी थी और सूरज रात की गोद में छिपने लगा था। उस धुंधली रोशनी में चैन सिंह वहीं खड़ा मुलिया को दूर जाते हुए देख रहा था, जब तक कि वह आंखों से ओझल नहीं हो गई। समाप्त।